हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं फणीश्वर नाथ रेणु। इनकी एक कहानी संवदिया आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। तो चलिए, आज हम सबसे पहले फणीश्वर नाथ रेणु जी का परिचय है वो हम पहले पढ़ते हैं। इनका जो समय काल है वो है इनका 1921 से 1977। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार के पूर्णिया जिले के औराही हिंगना नामक गांव में हुआ था। दोस्तों, आपसे एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आप किसी भी रचनाकार के व्यक्तित्व या कृतित्व पाठ परिचय को केवल पाठ परिचय समझ करके ना पढ़ें। जो दोस्त यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनको तो ये किताबें पढ़ने की खैर ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जो दोस्त फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उनका दोस्तों साहित्य के इतिहास के अंतर्गत किसी भी रचनाकार से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उसका बन जाता है, जहाँ पर उसकी कृतियाँ, उसका गांव का जन्म कहाँ हुआ था, उसने किस पत्र का संपादन किया इत्यादि से उसके क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, फणीश्वर नाथ के संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 4 बातें आपको दे देगा, तब आपको पता चलेगा। तो उसमें आपके गांव का नाम या जन्म स्थान है, जन्म डेट तक आ जाती हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को सही करने के लिए आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। हालांकि सेकंड ग्रेड में तो रेणु का जन्म है, शायद वो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फर्स्ट ग्रेड के लिए दोस्तों ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया। नेपाल के राणाशाही विरोधी आंदोलन में भी उनकी सक्रिय भूमिका रही। अब दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में तो बहुत से साहित्यकारों ने भाग लिया, लेकिन नेपाल का राणाशाही विरोधी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले ऐसे कौन से साहित्यकार थे? वो थे आपके फणीश्वर नाथ रेणु। वे राजनीति में प्रगतिशील विचारधारा के समर्थक थे। 1953 ईस्वी में वे साहित्य सृजन के क्षेत्र में आए। उन्होंने कहानी, उपन्यास और निबंध आदि विविध साहित्यिक विधाओं में लेखन कार्य किया। रेणु हिंदी के आंचलिक कथाकार हैं। सबसे पहले यदि दोस्तों आपसे पूछे आंचलिक कथाकारों का यदि नाम लिया जाएगा, तो सबसे पहले फणीश्वर नाथ रेणु का नाम दोस्तों आएगा। अब आंचलिकता क्या होती है दोस्तों? किसी भी काव्य कृति में जब हम किसी क्षेत्र विशेष की 30-35, मान लीजिए कि मेरा ब्रज क्षेत्र है, तो इस ब्रज क्षेत्र की ही भाषा, शैली, खान पान, रीति रिवाज, संस्कृति, आचार विचार, ठीक है, बोलने का, शब्द का लहजा, लोकगीत, सारा का सारा यदि मैं ब्रज क्षेत्र ही उसमें जीवंत कर दूं, तो फिर मैं भी दोस्तों आंचलिक कथाकार कहलाऊंगा या आंचलिक उपन्यासकार कहलाऊंगा। रेणु जी का 1954 में एक उपन्यास आया था, मैला आंचल। वो हिंदी साहित्य का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। उन्होंने अंचल विशेष को अपनी रचनाओं का आधार बनाकर आंचलिक शब्दावली और मुहावरों का सहारा लेते हुए वहाँ के जीवन और वातावरण का चित्रण किया है। अपनी गहरी मानवीय संवेदना के कारण वे अभावग्रस्त जनता की बेबसी और पीड़ा स्वयं भोगते से लगते हैं। इस संवेदनशीलता के कारण उनका यह विश्वास भी जुड़ा है कि आज के त्रस्त मनुष्य के भीतर अपनी जीवन दशा को बदल लेने की अकूत ताकत छिपी हुई है। अब आपकी कुछ एक इनकी रचनाओं के नाम हैं, जो कि इनकी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध रचनाएं हैं, तो वो सबके लिए दोस्तों महत्वपूर्ण हैं। उनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं ठुमरी, अगिनखोर, आदिम रात्रि की महक। ठीक है, ये तो इनके कहानी संग्रह हैं, ठुमरी, अगिनखोर, आदिम रात्रि की महक। एक तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम कहानी पर फिल्म भी बन चुकी है। दोस्तों, इस कहानी का नाम है, बहुत बार आता है कि तीसरी कसम कहानी का दूसरा नाम है, या उर्फ मारे गए गुलफाम किस कहानी का नाम है, तो वो है इनकी तीसरी कसम। इस पर दोस्तों आपके राज कपूर की है वो फिल्म बन चुकी है। मैला आंचल और परती परिकथा उनके उल्लेखनीय उपन्यास हैं। फणीश्वर नाथ रेणु स्वतंत्र भारत के प्रख्यात कथाकार हैं। रेणु ने अपनी रचनाओं के द्वारा प्रेमचंद की विरासत को नई पहचान और भंगिमा प्रदान
की। इनकी कला, सजग आंखें, गहरी मानवीय संवेदना और बदलते सामाजिक यथार्थ की पकड़ अपनी अलग पहचान रखते हैं। रेणु ने मेला, आंचल, परती परिकथा जैसे अनेक महत्वपूर्ण उपन्यासों के साथ अपने शिल्प और आस्वाद में भिन्न हिंदी कथा नई परंपरा को जन्म दिया। आधुनिकतावादी फैशन से दूर ग्रामीण समाज रेणु की कलम से इतना रसिक्त, प्राणवान और नया आयाम ग्रहण कर चुका है कि नगर एवं ग्राम के विवाद से अलग उसे नई सांस्कृतिक गरिमा प्राप्त हुई है। यदि आपसे कहा जाए कि जो रेणु हैं वो आपके नगरीय जीवन के कथाकार हैं या फिर ग्रामीण जीवन के, तो दोस्तों उसका उत्तर होगा कि रेणु है वो ग्रामीण जीवन के कथाकार हैं। तो ये कुछ विशेषताएं होती हैं आपके किसी भी रचनाकार की, लेखक की, उसके कृतित्व को समझने की, उसके क्वेश्चन को सही करने की। रेणु की कहानियों में आंचलिक शब्दों के प्रयोग से लोक जीवन के मार्मिक स्थलों की पहचान हुई है। उनकी भाषा संवेदनशील, संप्रेषणीय एवं भाव प्रधान है। मर्मांतक, पीड़ा और भावनाओं के द्वंद्व को उभारने में लेखक की भाषा अंतर्मन को छू लेती है। तो ये दोस्तों आपका परिचय हो गया। अब हम बढ़ते हैं सीधे आपके कहानी की तरफ। तो संवदिया कहानी में मानवीय संवेदना की और गहन एवं विलक्षण पहचान प्रस्तुत हुई है। असहाय और सहनशील नारी मन के कोमल तंतु की, उसके दुख की और करुणा की, पीड़ा तथा यातना की ऐसी सूक्ष्म पकड़ रेणु जैसे आत्मा के शिल्पी द्वारा ही संभव है। आत्मा का शिल्पी किसे कहा जाता है? रेणु। हरगोविंद संवदिया की तरह अपने अंचल के दुखी, विपन्न, बेसहारा, बड़ी बहुरिया जैसे पात्रों का संवाद लेकर रेणु पाठकों के सम्मुख उपस्थित होते हैं। रेणु ने बड़ी बहुरिया की पीड़ा को, उसके भीतर के हाहाकार को संवदिया के माध्यम से अपनी पूरी सहानुभूति दी है। लोक भाषा की नींव पर खड़ी संवदिया कहानी पहाड़ी झरने की तरह गतिमान है। उसकी गति, लय, प्रवाह, संवाद और संगीत पढ़ने वाले के रोम रोम में झंकृत होने लगता है। दोस्तों इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। एक इनकी तीसरी कसम कहानी प्रसिद्ध है, एक इनकी दोस्तों संवदिया कहानी प्रसिद्ध है। कुछ कहानियाँ इतिहास में इतनी फेमस हुई हैं कि आपकी उनको पढ़ते ही दोस्तों उनकी आत्मा है विभोर हो जाती है। जैसे कि आपकी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की आपकी कहानी है उसने कहा था। इसके अलावा आपकी फणीश्वर नाथ रेणु की संवदिया कहानी है, ठीक है। रांगे राघव की दोस्तों कहानी है आपकी। प्रेमचंद का आपका गोदान उपन्यास है। तो कुछ ऐसी कृतियां हैं दोस्तों जिनको पढ़कर ना व्यक्ति है वो बिल्कुल भाव विभोर एक अलग ही लोक में चला जाता है। तो ऐसी ही कहानी का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं संवदिया कहानी को। सबसे पहले थोड़ा सा मैं दोस्तों इसकी भूमिका है वो आपको मैं बता देता हूँ कि इस गांव में क्या है दोस्तों, एक महल होता है, ठीक है। उसमें कई लोग रहते हैं। तो बड़े भाई साहब हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी जो पत्नी होती है वो बड़ी बहुरिया कहलाती है सारे गांव की। उसकी क्या है, जब बड़े भाई साहब जिंदे थे तो नौकर चाकरों की भीड़ लगी रहती थी। जो नाइन थी उनके हाथों में मेहंदी लगाकर ही अपने परिवार का पेट पालती थी। लेकिन अब बड़े भाई साहब के मर जाने के बाद कोई यहाँ पर पूछता भी नहीं है, कोई आता नहीं है। जो छोटे देवर थे, देवरानी थे, वो यहाँ से शहर की तरफ चले गए हैं। अब वो फसल के टाइम ही आते हैं और फसल काट करके फिर चले जाते हैं। बड़ी भाभी को कोई भी पूछता नहीं है। तो फिर उसने क्या निश्चय किया कि अब इस गांव में मेरा कोई नहीं है, तो फिर ऐसा है तो मैं अपनी माँ के पास है संवाद भेज दूं कि अब भाई मुझे यहाँ से ले जाओ, यदि नहीं ले जाओगे तो मैं किसी दिन पानी तालाब में डूब मरूंगी। इसीलिए वो संवदिया को कहती है कि संवदिया तू मेरा संवाद ले जा। संवदिया उसका संवाद लेकर के जाता है कि ठीक है बड़ी बहुरिया, मैं आपका संवाद है वो पहुंचा दूंगा। अब वो जैसे ही जाता है, ट्रेन से जाता है, ठीक है। अब वो ये बड़ी बहुरिया है वो है आपकी जलालगढ़ की, ठीक है। अब वो वहाँ पर पहुँच जाता है बिहीपुर गाँव में। तो बिहीपुर गांव में जैसे ही पहुंचता है तो भाई संवदिया को देख करके लोग कहते हैं कि जलालगढ़ गांव का संवदिया आया है, कोई समाचार लाया होगा। वो कहता है कि मैं तो इधर से गुजर ही रहा था, सोचा कि आप लोगों से मिल चलूं। जो बड़ी बहुरिया है उसकी माँ है, पूछती है कि कोई संवाद है क्या बबुआ। वो कहता है कोई संवाद नहीं है। भैया भी पूछता है, ठीक है। तो वो थोड़े से निराश होते हैं कि कुछ संवाद नहीं भेजा। तो वो कहता है कि अब के दशहरे के मेले में बड़ी बहुरियाँ हैं वो आएंगी और मैं भी उनके साथ आ जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है।
तो उसकी वहाँ एक आध दिन दावत होती है, लेकिन उस दावत में उसका मन नहीं लगता है। वो कहता है कि भाई मैं बड़ी बहुरिया का संवाद लेकर के आया था, फिर भी मैं उसको संवाद को पहुँचा नहीं पा रहा हूँ, कह नहीं रहा हूँ, पता नहीं क्या हो गया है। तो वो दावत करके अगले ही दिन सुबह चलना शुरू कर देता है और वो उसके पास पैसे दे, उसका जो भाई है बड़ी बहुरिया का, वो पैसे देने के लिए कहता है, लेकिन संबदिया है वो पैसे नहीं लेता है। वो कहता है कि मेरे पास हैं, कोई दिक्कत नहीं, जबकि उसके पास पैसे नहीं थे। तो वो थोड़ा सा भाई कटिहार स्टेशन तक ही पहुंच पाता है, जहां से 20 कोस आपका जलालगढ़ गांव है पड़ता है। वो कहता है कोई दिक्कत नहीं, अब स्टेशन से ट्रेन से जा नहीं सकते क्योंकि टिकट के पैसे नहीं हैं। अब वो कहता है कि पैदल ही चलता हूँ, तो पैदल ही चलने लग जाता है, ठीक है, 20 कोस। अब वो चलते 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 वो थका हार जाता है। जो बड़ी बहुरिया की माँ है वो बासमती धान का चूड़ा भेजती है, लेकिन वो केवल उसकी खुशबू लेता है, उसको खाता नहीं है कि भाई ये एक माँ की बेटी के लिए ये सौगात है, मैं उसमें से छूँगा भी नहीं। तो चलते चलते अंधेरा हो जाता है उसकी आंखों के सामने। वो जलालगढ़ गांव में पहुंच जाता है, बड़ी बहुरिया के घर पे पहुंच जाता है और फिर वो बेहोश हो जाता है। जब उसको होश आता है तब बड़ी बहुरिया है उसको पंखे से उसकी हवा कर रही है। वो अपनी गलती पर पछताता है कि भाई मैं आपका संदेश नहीं पहुँचा पाया। बड़ी बहुरिया कहती है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी तुम्हें संदेश दे करके मैं खुद ही पछता रही थी कि मुझे संदेश नहीं भेजना चाहिए था। ये गांव बहुत अच्छा है जहां सब मुझे तुम जैसे आदमी हैं जो इतना प्यार करते हैं। तो ये इस प्रकार की यहाँ पर कहानी है दोस्तों। तो चलिए अब हम कहानी है पूरी विस्तार से पढ़ते हैं। हर गोविंद को अचरज हुआ तो आज भी किसी को संबदिया की ज़रूरत पड़ सकती है इस जमाने में, जबकि गांव-गांव में डाकघर खुल गए हैं। संबदिया के मार्फत संवाद क्यों भेजेगा कोई? संबदिया के मार्फत यानी संबदिया के माध्यम से। आज तो आदमी घर बैठे ही लंका तक खबर भेज सकता है और वहां का कुशल संवाद मंगा सकता है। फिर उसकी बुलाहट क्यों हुई? हरगोविंद बड़ी हवेली की टूटी ड्योढ़ी पार कर अंदर गया। सदा की भांति उसने वातावरण को सूंघकर संवाद का अंदाजा लगाया। निश्चय ही कोई गुप्त समाचार ले जाना है। चांद सूरज को भी नहीं मालूम हो, परेवा पंछी तक ना जाने। परेवा होता है कबूतर। पाँव लागी बड़ी बहुरिया। बड़ी हवेली की बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद को पीढ़ी दी और आंख के इशारे से कुछ देर चुपचाप बैठने को कहा। बड़ी हवेली अब नाम मात्र को ही बड़ी हवेली है, जहां दिन रात नौकर नौकरानियों और जन मजदूरों की भीड़ लगी रहती थी, वहां आज हवेली की बड़ी बहुरिया अपने हाथ से सूपा में अनाज लेकर फटक रही है। एक अनाज होता है जो जिस अनाज में यदि कोई तिनका वगैरह होते हैं दोस्तों थोड़ा सा, ठीक है, तो उसको फटक करके साफ़ किया जाता है। तो जिसमें उसे फटक करके साफ़ किया जाता है वो एक यंत्र होता है, उसे कहते हैं सूप, ठीक है, या सूपा। इन हाथों में सिर्फ मेहंदी लगाकर ही गांव की नाइन परिवार पालती थी। कहाँ गए वे दिन? हरगोविंद ने लंबी सांस ली। बड़े भैया के मरने के बाद ही जैसे सब खेल खत्म हो गया। तीनों भाइयों ने आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू किया। रैयतों ने जमीन पर दावे करके दखल किया। फिर तीनों भाई गांव छोड़कर शहर में जा बसे। रह गई बड़ी बहुरिया, कहाँ जाती बेचारी? भगवान भले आदमी को ही कष्ट देते हैं, नहीं तो 1 घंटे की बीमारी में बड़े भैया क्यों मरते? बड़ी बहुरिया की देह से जेवर खींच खींच कर बंटवारे की लीला हुई थी। हरगोविंद ने देखी है अपनी आँखों से द्रौपदी चीरहरण लीला। बनारसी साड़ी को 3 टुकड़े करके बंटवारा किया था निर्दय भाइयों ने। बेचारी बड़ी बहुरिया। गांव की मोदियाइन बूढ़ी ने ना जाने कब से आंगन में बैठकर बड़बड़ा रही थी। उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है और दाम देते समय मोदियाइन की बात कड़वी लगती है। मैं आज दाम लेकर ही उठूंगी। बड़ी बहुरिया ने कोई जवाब नहीं दिया। हरगोविंद ने फिर लंबी सांस ली। जब तक यह मोदियाइन आंगन से नहीं टलती, बड़ी बहुरिया हरगोविंद से कुछ नहीं बोलेगी। वह अब चुप नहीं रह सका। मोदियाइन कहा कि बाकी बकाया वसूलने का यह काबुली कायदा तो तुमने खूब सीखा है। काबुली कायदा सुनते ही मोदियाइन तमक्कर खड़ी हो गई। चुप रहे मूंछों से निमोचिए। क्या करूं काकी, भगवान ने मूछ दाढ़ी दी ही नहीं, ना काबुली आगा साहब की तरह गुलजार दाढ़ी। फिर काबुली का नाम लिया तो जीप पकड़कर खींच लूंगी। हरगोविंद ने जीप बाहर निकाल कर दिखलाई, अर्थात खींच ले। 5 साल पहले गुल मोहम्मद आगा, ये नाम आपको पूछा जा सकता है कि भाई संबदिया कहानी में किस कपड़ा व्यापारी का जिक्र किया गया है। तो गुल मोहम्मद आगा उधार कपड़ा लगाने के लिए गांव में
आता था और मुदियाइन के उसारे पर दुकान लगाकर बैठता था। आगा कपड़ा देते समय बहुत मीठा बोलता और वसूली के समय जोर जुल्म से 1 का 2 वसूलता। एक बार कई उधार लेने वालों ने मिलकर काबुली की ऐसी मरम्मत कर दी कि फिर लौटकर गांव में नहीं आया। लेकिन इसके बाद ही दुखनी मुदियाइन लाल मुदियाइन हो गई। जिस प्रकार से काबुली है वो भी कपड़ा देते समय मीठा बोलता था, वसूलते समय टाइट हो जाता था, 1 के 2 वसूलता था। इसी प्रकार से मुदियाइन की आदत है, तो इसीलिए वो चिढ़ती है। काबुली क्या, काबुली बादाम के नाम से भी चिढ़ने लगी मुदियाइन। गांव के नाचने वालों ने नाच में काबुली का स्वांग किया था। तुम हमारा मुल्क जाएगा मुदियाइन, हम काबुली बादाम पिस्ता अखरोट खिलाएगा। मुदियाइन बड़बड़ाती गाली देती चली गई। तो बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद से कहा, हरगोविंद भाई तुमको एक संवाद ले जाना है आज ही, बोलो जाओगे ना? कहो कहाँ? मेरी माँ के पास। हरगोविंद बड़ी बहुरिया की छलछलाई आंखों में डूब गया। कहिए क्या संवाद है? संवाद सुनाते समय बड़ी बहुरिया सिसकने लगी। हरगोविंद की आंखें भी भर आईं। बड़ी हवेली की लक्ष्मी को पहली बार इस तरह सिसकते देखा है हरगोविंद ने। वह बोला, बड़ी बहुरिया दिल को कड़ा कीजिए। और कितना कड़ा करूं दिल? माँ से कहना मैं भाई भाभीियों की नौकरी करके पेट पालूंगी, बच्चों की झूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। ये संवाद आपका आ सकता है दोस्तों की उक्त संवाद है वो किस कहानी से लिया गया है? तो ये आपके फणीश्वर नाथ रेणु की संबदिया कहानी से लिया गया है। कहना, यदि मुझे यहाँ से नहीं ले जाएगी तो मैं किसी दिन गले में गढ़ा बांधकर पोखरे में डूब मरूंगी। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं? किस लिए, किसके लिए? हरगोविंद का रोम रोम कलपने लगा। देवर देवरानियां भी कितने बेदर्द हैं। ठीक अगहनी धान के समय बाल बच्चों को लेकर शहर से आएंगे। 10-15 दिनों में कर्ज उधार की ढेरी लगाकर वापस जाते समय 2-2 मन के हिसाब से चावल चूड़ा ले जाएंगे। फिर आम के मौसम में आकर हाजिर कच्चा पक्का आम तोड़कर बोरियों में बंद करके चले जाएंगे। फिर उलटकर कभी नहीं देखते, राक्षस हैं सब। बड़ी बहुरिया आंचल के खूंट से 5 रुपए का एक गंदा नोट निकालकर बोली, पूरा रहा खर्च भी नहीं जुटा सकी, आने का खर्च माँ से मांग लेना, उम्मीद है भैया तुम्हारे साथ ही आवेंगे। हरगोविंद बोला, बड़ी बहुरिया राय खर्च देने की ज़रूरत नहीं, मैं इंतज़ाम कर लूँगा। तुम कहाँ से इंतज़ाम करोगे? मैं आज 10 बजे की गाड़ी से ही जा रहा हूँ। बड़ी बहुरिया हाथ में नोट लेकर चुपचाप भाव शून्य दृष्टि से हरगोविंद को देखती रही। हरगोविंद हवेली से बाहर आ गया। उसने सुना बड़ी बहुरिया कह रही है, मैं तुम्हारी राह देख रही हूँ। संबदिया अर्थात संदेश वाहक। अब यहाँ पर संबदिया के बारे में लोगों के क्या ख्याल हैं और संबदिया की क्या क्या विशेषताएं होती हैं उनके बारे में दोस्तों बता रहा है। हरगोविंद संबदिया, संवाद पहुंचाने का काम सभी नहीं कर सकते। आदमी भगवान के घर से संबदिया बन करके आता है। संवाद के प्रत्येक शब्द को याद रखना। जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया है ठीक उसी ढंग से जाकर सुनाना सहज काम नहीं। गांव के लोगों की गलत धारणा है कि निठल्ला, कामचोर और पेटू आदमी ही संबदिया का काम करता है। ना आगे नाथ ना पीछे पगहा। बिना मजदूरी लिए ही जो गांव-गांव संवाद पहुंचावे उसको और क्या कहेंगे? औरतों का गुलाम। जरा सी मीठी बोली सुनकर ही नशे में आ जाए ऐसे मर्द को भी भला मर्द कहेंगे? किंतु गांव में कौन ऐसा है जिसके घर की माँ बहू बेटी का संवाद हरगोविंद ने नहीं पहुंचाया है? लेकिन ऐसा संवाद पहली बार ले जा रहा है वह है। गाड़ी पर सवार होते ही हरगोविंद को पुराने दिनों और संवादों की याद आने लगी। एक करुण गीत की भूली हुई कड़ी फिर उसके कानों के पास गूंजने लगी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब हरगोविंद ट्रेन से जा रहा था तो उसने संवाद अपनी जो उसको याद आ रही थी पुराने संवादों की, तो उसको भुलाने के लिए उसने क्या किया कि वो पुराने गीत की पंक्तियों को गुनगुनाने लगा। पैया पढ़ूं दाढ़ी करूं हमारो संवाद लेहू जा रे संबदिया या। बड़ी बहुरिया के संवाद का प्रत्येक शब्द उसके मन में कांटे की तरह चुभ रहा है। किसके भरोसे यहाँ रहूंगी? एक नौकर था, वह भी कल भाग गया। गाय खूंटे से बंधी भूखी प्यासी हिकर रही है। मैं किसके लिए इतना दुख झेलूं? हरगोविंद ने अपने पास बैठे हुए एक यात्री से पूछा, क्यों भाई साहब, थाना बिहुपुर में डाक गाड़ी रुकती है या नहीं? यात्री ने मानो कुड़कर कहा, थाना बिहुपुर में सभी गाड़ियाँ रुकती हैं।
हरगोविंद ने भांप लिया, यह आदमी चिड़चिड़े स्वभाव का है, इससे कोई बातचीत नहीं जमेगी। वह फिर बड़ी बहुरिया के संवाद को मन ही मन दोहराने लगा, लेकिन संवाद सुनाते वक्त वह अपने कलेजे को कैसे संभाल सकेगा। बड़ी बहुरिया संवाद कहते समय जहाँ जहाँ रोई है वहाँ वहाँ वह भी रोएगा। कटिहार जंक्शन पहुंचकर उसने देखा कि 15-20 साल में बहुत कुछ बदल गया है। अब स्टेशन पर उतरकर किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। गाड़ी पहुंची और तुरंत भोंपे से आवाज़ अपने आप निकलने लगी। थाना विहपुर, खगड़िया और बरौली जाने वाले यात्री 3 नंबर प्लेटफार्म पर जाएं, गाड़ी लगी हुई है। तो दोस्तों ये आपके पश्चिमी बंगाल की बात चल रही है, क्योंकि आपके खगड़िया और बरौनी, शायद ये बिहार में बात चल रही है, जमशेदपुर वगैरह ही है, उस बिहार के उसी अंचल की ये बातचीत है। हरगोविंद प्रसन्न हुआ। कटिहार पहुंचने के बाद ही मालूम होता है कि सचमुच सुराज हुआ है। इससे पहले कटिहार पहुंचकर किस गाड़ी में चढ़ें और किधर जाएं, इस पूछताछ में ही कितनी बार उसकी गाड़ी छूट गई है। तो दोस्तों वो जलालगढ़ से कटिहार तक तो आ पहुंचा है। अब कटिहार स्टेशन पर जाकर, यानी कि वो पहली नंबर की गाड़ी से आ रहा है, ठीक है, जो कि गाड़ी पहले प्लेटफार्म पर रुकी है। इसके बाद में वो कटिहार स्टेशन पर उतर करके वहाँ से 3 प्लेटफार्म नंबर से गाड़ी लेगा, कहाँ की, बिहपुर, खगड़िया और बरौनी। इन तीनों के लिए दोस्तों 3 नंबर प्लेटफार्म से गाड़ी मिलेगी। तो सबसे पहले आता है बिहपुर, आपका आगे जाएंगे तो फिर खगड़िया आएगा और फिर बरौनी आएगा, ठीक है। तो यहाँ से यदि आपसे पूछा जाए कि वह किस स्टेशन से अपनी गाड़ी है वो बिहपुर के लिए बदलता है, तो वो है कटिहार स्टेशन। गाड़ी बदलने के बाद फिर बड़ी बहुरिया का करुण मुखड़ा उसकी आंखों के सामने उभर आया। हरगोविंद भाई, माँ से कहना भगवान ने आंखें फेर ली, लेकिन मेरी माँ तो है, किस लिए, किसके लिए मैं बथुआ साग खाकर कब तक जीऊँ। थाना बिहपुर स्टेशन पर गाड़ी पहुंची तो हरगोविंद का जी भारी हो गया। अब वो उसकी है पीहर में पहुंच गया है। इसके पहले भी कई भला बुरा संवाद लेकर वह इस गांव में आया है। कभी ऐसा नहीं हुआ उसके पैर गांव की ओर बढ़ ही नहीं रहे। इस पगडंडी से बड़ी बहुरिया अपने मैके लौट आवेगी, गांव छोड़कर चली जावेगी, फिर कभी नहीं आवेगी। हरगोविंद का मन कल्पने लगा, तब गांव में क्या रह जाएगा। गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर चली जावेगी। किस मुंह से वो ऐसा संवाद सुनाएगा, क्या कैसे कहेगा कि बड़ी बहुरिया बथुआ साग खाकर गुजारा कर रही है। सुनने वाले हरगोविंद के गांव का नाम लेकर थूकेंगे, कैसा गांव है जहां लक्ष्मी जैसी बहुरिया दुख भोग रही है। तो इस प्रकार की बातें हैं उसके मन में आ जाती हैं। अपने गांव की है वो इज्जत बचाना चाहता है, इसीलिए वो जो बड़ी बहुरिया है उसका संवाद है वो नहीं कहता है। अनिच्छापूर्वक हरगोविंद ने गांव में प्रवेश किया। हरगोविंद को देखते ही गांव के लोगों ने पहचान लिया कि जलालगढ़ गांव का संबदिया आया है। यानी हरगोविंद का गांव कौन सा है, जलालगढ़। ना जाने क्या संवाद लेकर आया है। राम राम भाई, कहो कुशल समाचार, ठीक है ना। राम राम भैया जी, भगवान की दया से आनंदी है। उधर पानी बूंदी पड़ा है। बड़ी बहुरिया के बड़े भाई ने हरगोविंद को नहीं पहचाना। हरगोविंद ने अपना परिचय दिया तो उन्होंने सबसे पहले अपनी बहन का समाचार पूछा, दीदी कैसी हैं। भगवान की दया से सब राजी खुशी है। मुंह हाथ धोने के बाद हरगोविंद की बुलाहट आंगन में हुई। अब हरगोविंद कांपने लगा, उसका कलेजा धड़कने लगा। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। बड़ी बहुरिया की छलछलाई हुई आंखें, सिसकियों से भरा हुआ संवाद। उसने बड़ी बहुरिया की बूढ़ी माता को पांव लागी की। बूढ़ी माता ने पूछा, कहो बेटा क्या समाचार है। माई जी आपके आशीर्वाद से सब ठीक है। कोई संवाद? संवाद जी, संवाद तो कोई नहीं। मैं कल सिरसिया गांव आया था। तो इस गांव का वो नाम लेता है कि मैं किस गांव में आया था, सिरसिया गांव आया था। तो सोचा कि एक बार चलकर आप लोगों का दर्शन कर लूं। बूढ़ी माता हरगोविंद की बात सुनकर कुछ उदास सी हो गई। तो तुम कोई संवाद लेकर नहीं आए हो? जी नहीं, कोई संवाद नहीं। ऐसे बड़ी बहुरिया ने कहा है कि यदि छुट्टी हुई तो दशहरा के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर जाऊंगी। बूढ़ी माता चुप रही। हरगोविंद बोले, छुट्टी कैसे मिले, सारी गृहस्थी बड़ी बहुरिया के ऊपर ही है। बूढ़ी माता बोली, मैं तो बबुआ से कह रही थी जाकर दीदी को लेवा लाओ, यहीं रहेगी। वहाँ अब रही क्या गया है, जमीन जायदाद तो सब चली ही गई। तीनों देवर अब शहर में जाकर बस गए, कोई खोज खबर भी नहीं लेते, मेरी बेटी अकेली।
नहीं माई जी, ज़मीन जायदाद अभी भी कुछ कम नहीं है जी, जो है वही बहुत है। टूट भी गई है तो आखिर बड़ी हवेली भी ही सवांग नहीं है, यह बात ठीक है, मगर बड़ी बहुरिया का तो सारा गांव ही परिवार है। हमारे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहुरिया, गांव की लक्ष्मी गांव को छोड़कर शहर कैसे जाएगी, यूं देवर लोग हर बार आकर ले जाने की जिद करते हैं। इस प्रकार का झूठ है वो बोलता है। बूढ़ी माता ने अपने हाथ हरगोविंद को जलपान ला कर दिया। पहले थोड़ा जलपान कर लो बबुआ। जलपान करते समय हरगोविंद को लगा कि बड़ी बहुरिया दालान पर बैठी उसकी राह है, देख रही होगी भूखी प्यासी। रात में भोजन करते समय भी बड़ी बहुरिया मानो सामने आकर बैठ गई। कर्ज उधार अब कोई देते नहीं, एक पेट तो कुत्ता भी पालता है, लेकिन मैं माँ से कहना। हरगोविंद ने थाली की ओर देखा। दाल भात, 3 किस्म की भाजी, घी, पापड़, अचार। बड़ी बहुरिया बथुआ साग उबाल कर खा रही होगी। बूढ़ी माता ने कहा, क्यों बबुआ, खाते क्यों नहीं? माई जी, पेट भर जलपान जो कर लिया है। अरे जवान आदमी तो 5 बार जलपान करके भी 1 थाल भात खाता है। हरगोविंद ने कुछ नहीं खाया, खाया ही नहीं गया। संबदिया डटकर खाता है और अफर कर सोता है। भाई संवाद लेकर के आता है तो खूब उसकी मेहमानी होती है और फिर आराम से वो पाँव पसार रखे सोता है। किंतु हरगोविंद को नींद नहीं आ रही है। यह उसने क्या किया, क्या कर दिया? वह किस लिए आया था और वह झूठ क्यों बोला? नहीं, सुबह उठते ही वह बूढ़ी माता को बड़ी बहुरिया का सही संवाद सुना देगा, अक्षर अक्षर। माई जी, आपकी इकलौती बेटी बहुत कष्ट में है, आज ही किसी को भेजकर बुलवा लीजिए, नहीं तो वह सचमुच कुछ कर बैठेगी। आखिर किसके लिए वह इतना सहेगी? बड़ी बहुरिया ने कहा है, भाभी के बच्चों की झूठन खाकर वह एक कोने में पड़ी रहेगी। रात भर हरगोविंद को नींद नहीं आई। आंखों के सामने बड़ी बहुरिया बैठी रही, सिसकती आंसू पोंछती हुई। सुबह उठकर उसने देख दिल को कड़ा किया। वह संबदिया है, उसका काम है सही सही संवाद पहुंचाना। वह बड़ी बहुरिया का संवाद सुनाने के लिए बूढ़ी माता के पास जा बैठा। बूढ़ी माता ने पूछा, क्या है बबुआ, कुछ कहोगे? माई जी, मुझे इसी गाड़ी से वापस जाना होगा, कई दिन हो गए। अरे इतनी जल्दी क्या है, 1 आध दिन रहकर मेहमानी कर लो। नहीं माई जी, इस बार आज्ञा दीजिए, दशहरे में मैं भी बड़ी बहुरिया के साथ आऊँगा, तब डटकर 15 दिनों तक मेहमानी करूँगा। यानी कि अब उससे रहा नहीं जा रहा है कि भाई मैंने कुछ सुनाया तो है नहीं, ठीक है, और फिर अब कैसे रहूँ यहाँ पर, चुप बैठा नहीं जा रहा, तो इसलिए वो जल्दी जाने की बात है वो करता है। बूढ़ी माता बोली, ऐसी जल्दी थी तो आए ही क्यों? सोचा था बिटिया के लिए दही चूड़ा भेजूंगी, सो दही तो नहीं हो सकेगा, आज थोड़ा चूड़ा है बासमती धान का, लेते जाओ। चूड़ा की पोटली बगल में लेकर हरगोविंद आंगन से निकला तो बड़ी बहुरिया के बड़े भाई ने पूछा, क्यों भाई, रहा खर्च तो है? हरगोविंद बोला, भैया जी, आपकी दुआ से किसी बात की कमी नहीं। स्टेशन पर पहुंचकर यदि मान लीजिए वो रहा खर्च की कह देता संबदिया कि भाई मुझ पर रहा खर्च नहीं है, तो वो यूँ ही समझते कि भाई बड़ी वो हमारी बहन के पास है, वो पैसे नहीं है, क्योंकि उधर से संवाद लेकर आया है, तो जो संवाद भिजवा रहा है वो ही दोस्तों दोनों लंग के पैसे है वो देगा। लेकिन बड़ी बहुरिया तो कह रही थी, भाई इधर के संवाद इधर के हैं, उधर के पैसे तुम वहाँ से मांग लेना। इसलिए यदि ये मांगता तो फिर इसमें फिर पता चल जाता कि भाई पैसे भी नहीं दिए तुमको। स्टेशन पर पहुंचकर हरगोविंद ने हिसाब किया, उसके पास जितने पैसे हैं उससे कटिहार तक का ही टिकट वह खरीद सकेगा, और यदि 54 नकली साबित हुई तो सेमापुर तक ही। बिना टिकट के वह एक स्टेशन भी नहीं जा सकेगा, डर के मारे उसकी देह का आधा खून सूख जाएगा। गाड़ी में बैठते ही उसकी हालत अजीब हो गई। वह कहाँ आया था, क्या करके जा रहा है, बड़ी बहुरिया को क्या जवाब देगा? यदि गाड़ी में निर्गुण गाने वाला सूरदास नहीं आता तो ना जाने उसकी क्या हालत होती। सूरदास के गीतों को सुनकर उसका जी थोड़ा सा स्थिर हुआ कि आहो रामा, नेहरा को सुख सफन भयो, अब आहो रामा, देश पिया को डोलिया चली, भो भाई रो मत यह करम की गति। तो इस प्रकार जब सूरदास है, एक अंधा सूरदास है, वो गाना गाने के लिए ट्रेन में आ जाता है, आज भी आप जाते होंगे तो देखते होंगे, तो उनको सुनकर ही उसका मन है वो थोड़ा सा स्थिर होता है। सूरदास चला गया तो उसके मन में बैठी ही बड़ी बहुरिया फिर रोने लगी, किसके लिए इतना दुख सहूं। 5 बजे भोर में वह कटिहार स्टेशन पहुंचा। कितने बजे पहुंच गया? सुबह 5 बजे। भोंपे से आवाज़ आ रही थी, बैरगद्दी, कुसियार, जलालगढ़ यात्री जाने वाले यात्री 1 नंबर प्लेटफार्म पर चला जाए। यानी कि वो अब भीमपुर से आया तो कितने नंबर गाड़ी में आया है? 3 नंबर के प्लेटफार्म पे आया है। पहले वो जलालगढ़ से आया था 1 नंबर पर,
कटिहार पर उतर कर उसने 3 नंबर पर उसने गाड़ी बदली थी। जहाँ पर वो कह रहा था कि बेहूपुर जाने वाले, ठीक है, आपके खगड़िया जाने वाले और आपके बरौनी जाने वाले यात्री हैं वो 3 नंबर प्लेटफार्म पर। अब वो 3 से कटिहार आया है तो 1 नंबर के लिए बैरगद्दी, कुसियार और जलालगढ़, यानी कि जलालगढ़ से पहले ये दो स्टेशन और पड़ते हैं। हरगोविंद को जलालगढ़ जाना है, किंतु वह 1 नंबर प्लेटफार्म पर कैसे जाएगा? उसके पास तो कटिहार तक का ही टिकट है। जलालगढ़ 20 कोस, बड़ी बहुरिया राह देख रही थी, 20 कोस की मंजिल कोई मंजिल है, वह पैदल ही जाएगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कटिहार से जलालगढ़ की दूरी है वो कितनी थी? 10 कोस, 5 कोस, 15 कोस, 20 कोस, तो 20 कोस। हरगोविंद महावीर विक्रम बजरंगी का नाम लेकर पैदल ही चल पड़ा। 10 कोस तक तो वह मानो बाई के झोंके पर रहा। कस्बा शहर पहुंचकर उसने पेट भर पानी पी लिया। पोटली में नाक लगाकर उसने सूंघा, आहा, बासमती धान का चूड़ा है, माँ की सौगात बेटी के लिए, नहीं वह इससे एक भी मुट्ठी नहीं खा सकेगा। किंतु वह क्या जवाब देगा बड़ी बहुरिया को? उसके पैर लड़खड़ाए। अभी वह कुछ नहीं सोचेगा, अभी सिर्फ चलना है, जल्दी पहुंचना है गांव। बड़ी बहुरिया की डबडबाई हुई आंखें उसके गांव की ओर खींच रही थी। मैं बैठी राह ताकती रहूंगी। 15 कोस, माँ से कहना अब नहीं रह सकूंगी। 16, 17, 18 जलालगढ़ स्टेशन का सिग्नल दिखाई पड़ता है। गांव का ताड़ सिर ऊंचा करके उसकी चाल को देख रहा था। उसी ताड़ के नीचे बड़ी हवेली के दालान पर चुपचाप टकटकी लगाकर राह देख रही थी। अब आपसे पूछा जा सकता है कि किसका पेड़ था? बड़ी बहुरिया के हवेली के सामने किसका पेड़ था? तो ताड़ वृक्ष का पेड़ था। भूखी प्यासी हमको संवाद ले जाओ रे संबदिया, या। लेकिन यह कहाँ से चला आया हरगोविंद? यह कौन गांव है? पहली सांझ में ही अमावस्या का अंधकार। किस राह से वह किधर जा रहा है? नदी है, कहाँ से आ गई है नदी? नदी नहीं, खेत है। ये झोंपड़े हैं या हाथियों का झुंड? ताड़ का पेड़ किधर गए? वह राह भूल कर न जाने कहाँ भटक गया। इस गांव में आदमी नहीं रहते का? कहीं कोई रोशनी नहीं? किससे पूछे? कहाँ वह रोशनी है या आंखें? वह खड़ा है या चल रहा है? वह गाड़ी में है या धरती पर? अब उसका है जो माइंड है दोस्तों वो चकराने लग गया है, क्योंकि भूखा प्यासा है, 20 कोस से पैदल चल रहा है और उसने वहाँ पर भी कुछ नहीं खाया है, ठीक है। तो बिल्कुल उसका है दिमाग है वो सठिया गया है बिल्कुल। तो उसको अजीब अजीब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। हरगोविंद भाई आ गए, बड़ी बहुरिया की बोलिया कटिहार स्टेशन का भोंपा बोल रहा है। हरगोविंद भाई क्या हुआ तुमको? बड़ी बहुरिया। हरगोविंद ने हाथ से टटोल कर देखा हुआ है, बिछावन पर लेटा हुआ है। सामने बैठी छाया को छूकर बोला, बड़ी बहुरिया। हरगोविंद भाई अब जी कैसा है? लो एक घूंट दूध और पी लो, मुंह खोलो, हाँ पी जाओ पी जाओ। हरगोविंद होश में आया, बड़ी बहुरिया का पैर पकड़ लिया। बड़ी बहुरिया मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हारा संवाद नहीं कह सका। तुम गांव छोड़कर मत जाओ, तुमको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारा बेटा। बड़ी बहुरिया तुम मेरी माँ, सारे गांव की माँ हो। मैं अब निठल्ला बैठा नहीं रहूंगा, तुम्हारा सब काम करूंगा। बोलो बड़ी माँ, तुम गाँव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी? बोलो। बड़ी बहुरिया गर्म दूध में 1 मुट्ठी बासमती चूड़ा डालकर मसकने लगी। संवाद भेजने के बाद ही वह अपनी गलती पर पछता रही थी। तो दोस्तों ये आपकी कहानी है संबदिया। जब इस कहानी को थोड़ा अलग ही पढ़ते हैं अकेलेपन में दोस्तों, बहुत ही ध्यान से, तो आप बहुत ही भाव विभोर हो जाते हैं। संबदिया की क्या विशेषताएं हैं? गांव वालों के मन में संबदिया की क्या धारणा है? संबदिया है वो आपके एक एक संवाद को जिस स्वर और स्वर में सुनाया गया है उसी स्वर और सुर में उसको सुनाएगा। एक एक संवाद है, उसका शब्द है वो याद रखेगा, ठीक है। जहाँ जहाँ कोई रोया है वहाँ वहाँ वह भी रोएगा। इसके अलावा गांव वालों के मन में संबदिया को निठल्ला, कामचोर, औरतों का गुलाम है वो कहा गया है कि वो तो पेटू है और कुछ काम नहीं करता है और खाने पर ही ध्यान रहता है। बड़ी हवेली से बुलावा आने पर हरगोविंद मन में किस प्रकार की आशंका हुई कि भाई ऐसा कैसे बुलावा आ सकता है? आज के समय में किसी को संबदिया की क्या जरूरत पड़ सकती है? बड़ी बहुरिया आपके माई के संदेश क्यों पहुंचने जाती थी आपको पता है। हरगोविंद बड़ी हवेली में पहुंचकर अतीत की किन स्मृतियों में खो जाता है कि भाई ये बहुत बड़ा खानदान था जहाँ नौकर नौकरानियों की भीड़ लगी रहती थी। बड़ी बहुरिया जिस हाथ में सूप को लेकर के फटक रही है उसी हाथ में मेहंदी लगा करके नाई ने है वो अपना परिवार का पेट पालती थी। इस प्रकार की बातों में वो चला जाता है। संवाद कहते वक्त बड़ी बहुरिया की आंखें क्यों छल चलाहाई? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोर हो गई। वो कह रही कि मतलब उसको इतना अत्याचार हो रहा था, उसका शोषण हो रहा था, ठीक है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, ठीक है। उसे लगता है कि भाई मैंने यहाँ पर इतना किया लेकिन मेरा कोई नहीं है, यहाँ पर कोई मुझे नहीं प्यार करता है, ठीक है। तो इसीलिए उसकी संवाद कहते हुए आंखें छल चलाई। गाड़ी पर सवार होने के बाद संबदिया के मन में कांटे की चुभन का अनुभव हो रहा था। उससे छुटकारा पाने के लिए उसने क्या उपाय सोचा? उससे छुटकारा पाने के लिए उसने गीत गुनगुनाना शुरू कर दिया। तो ये आप सब पूछा जा सकता है ये सीधा सीधा क्वेश्चन उठा करके। तो ये पुराना गीत था, उसने वो
इधर से जाता है तो वो खुद गीत गुनगुनाता है, उधर से आता है तो एक सूरदास आता है वो गीत गुनगुनाता है। बड़ी बहुरिया का संवाद हरगोविंद क्यों नहीं सुना सका? क्योंकि वो चाहता नहीं था उसके गांव की बेइज्जती हो। बड़ी बहुरिया जैसी लक्ष्मी है, यदि गांव को छोड़ करके चली जाएगी तो लोग क्या कहेंगे? संबंधिया डटकर खाता फरकर सोता है क्या? जलालगढ़ पहुंचने के बाद बड़ी बहुरिया के सामने हरगोविंद ने क्या संकल्प किया? वो तुम्हारा बेटा है, तुम्हारी सेवा करेगा, तुम जो कहोगे वो कहेगी, निठल्ला बन करके नहीं बैठा रहेगा। डिजिटल लेने चलो ठीक है। काबुली कायदा रोम रोम कल्पने लगा, अगहनी धान, इन शब्दों का ठीक है। अगहन का जो धान होता है दोस्तों वो अगहनी धान है। रोम रोम कल्पना ठीक है, यानी रोम रोम है वो। काबुली कायदा तो ये आपका वो काबुली कायदा अफगानिस्तान के वहाँ आई है। अब आपके थोड़े से संवदिया यानी कि संदेशवाहक, संदेश पहुंचाने वाला। मार्फत माध्यम या जरिया। परेवा कबूतर। सूपा छाछ या सूप। रैयत माने प्रजा। हिकर माने बेचैन होकर के पुकारना। अफरना पेट भर करके खाना। चूड़ा चिड़वा यानी कि जो धान का होता है दोस्तों ठीक है। बहुरिया पुत्रवधू। दखल हस्तक्षेप अधिकार मांगना। आगे दांत ना पीछे पखा, कोई जिम्मेदारी ना होना। कलेजा धड़कना घबरा जाना। खोज खबर ना लेना, जानकारी प्राप्त ना करना, पूछताछ ना करना। खून सूख जाना, बहुत अधिक डर जाना। इस प्रकार की दोस्तों ये आपकी शब्दावली है। तो दोस्तों आपको ये कैसी आपको कहानी लगी है कमेंट में करके बताइएगा। इसके अलावा आपके जो भी सुझाव हों वो भी दोस्तों कमेंट में करके बताएं कि किस प्रकार को आपको ये क्लासेज पसंद आ रही हैं या फिर नहीं आ रही है। मुझे दोस्तों क्या सुधार करना चाहिए? हिंदी साहित्य में दोस्तों क्या मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ या आपको थोड़ा डट करके पढ़ाना चाहिए? ठीक है, किस प्रकार की दोस्तों आपको सुधार करना चाहिए? थोड़ा सा दोस्तों आप अपने आप को खोलें, अपने विचारों को, और कमेंट में जाकर के दोस्तों उसको अभिव्यक्त करें, जिससे कि मुझे आपको ढंग से समझने का, आपको मुझे समझने का अवसर है वो मिल सकेगा, और मैं अपने आप में दोस्तों थोड़ा आवश्यक सुधार है वो कर सकूंगा। ठीक है, जिसकी ज़रूरत मुझे लग रही है, मुझे ऐसा लगता है शायद आप तक बात है वो नहीं पहुंच पा रही होगी। ठीक है, नहीं तो आप आपस से कमेंट करते, इसलिए कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों आपको पूरी की पूरी 9 से लेकर के 12 तक की किताबें हैं वो आपको पूरी हिंदी हब पर कराई जाएंगी, और आपको क्वेश्चन आंसर हैं दोस्तों वो भी करा दिए जाएंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। इसलिए जिन लोगों ने अभी तक हिंदी हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्दी से जल्दी दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। आपको पता है कि 2nd ग्रेड की विज्ञप्ति आ चुकी है और 1st ग्रेड की विज्ञप्ति है वो भी दोस्तों जल्द ही आने वाली है। तो आप पहले ही इन किताबों को आप फ्री कर लें। मैं पहले 10, 11वीं 12वीं की ही किताबें सबसे पहले कराने वाला हूँ, उसके बाद में हम 9th और 10th की किताबें हैं उनको दोस्तों पढ़ने वाले हैं। तो 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड की आपकी 11वीं 12वीं की जो भी आपकी किताबें हैं 8 किताबें वो आपकी हो जाएंगी। तो फिर आपकी 9th और 10th की किताब रह जाएंगी, वो आपका मुश्किल से 15 दिन की किताबें हैं। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। इसके अलावा जिन दोस्तों का तैयारी करने वाले जो दोस्त हैं उनका बेरोजगारी भत्ता भी चल रहा होगा, तो यदि आपके बेरोजगारी भत्ते की भी कोई समस्या है दोस्तों तो भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, एक जगह दोस्तों आपके 2 काम हो जाएंगे। यहाँ पर बेरोजगारी भत्ते की सटीक और दोस्तों आपको सही जानकारी है वो दी जाती है। 2-4 दिन में दोस्तों जो भी जानकारी आती है उसका वीडियो बना कर मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, आपका भत्ता है दोस्तों वो बिल्कुल भी बंद नहीं हो पाएगा। और शायद दोस्तों सरकार है वो आपके जल्द ही इंटर्नशिप में थोड़ी बहुत राहत है वो प्रदान करने वाली है, इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। हिंदी हब के साथ में जुड़े रहें, आपको एक एक जानकारी है वो दे दी जाएगी। तो चलिए आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।